Hello students, welcome back to my YouTube channel IELTS with Preeti. Today we will be discuss on the topic of bar chart. How to get 9 bands in bar chart. अगर आपके पास आपके राइटिंग टास्क 1 में बार चार्ट आ जाता है तो आपके पास क्या नॉलेज होनी चाहिए जिसकी वजह से आप अपना 9 बैंड का स्कोर जो है राइटिंग में वो अचीव कर सको। इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी और ये बताऊंगी कि आपको किस वे में आपका टास्क अटेम्प्ट करना है जिसकी वजह से एग्जामिनर इम्प्रेस होके आपको स्कोर इजीली दे सके। फर्स्ट थिंग इसके अंदर मैं ऐड करूंगी कि आपको सबसे पहले क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या होगा गाइस? क्वेश्चन यही है कि जो आपको बार ग्राफ आपके सामने दिया गया है, जो आपके क्वेश्चन पेपर में मेंशन है, आपको उसका क्वेश्चन समझना है कि वो किस टाइप का क्वेश्चन है और उसमें क्या डाटा गिवन है कि मुझे क्या एक्सप्लेन करना है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है और अगर आपको इस चीज को मेंटेन कर सकते हो, अपने माइंड में फिक्स कर सकते हो कि वो किस तरह का बार चार्ट है, बिकॉज बार चार्ट 2 तरह का होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अगर आपके माइंड में ये है कि आप उसको सेंस कर सकते हो कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कौन सा चार्ट है, तो आपको उसी वे में अपने टास्क के अंदर जब आप अपना इंट्रो उसके रिगार्डिंग क्लियर कर रहे हो, उसको राइट डाउन कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको यही फॉर्म मेंशन करनी होती है कि दिस इज अ बार चार्ट। अगर आपको ये आप अपने राइटिंग टास्क में ये नहीं बताओगे कि ये बार चार्ट है तो आपको यही स्कोर ही नहीं मिलेगा गाइस, कि आपको यही नहीं पता चला कि आपने सिर्फ चार्ट लिख दिया, वो कौन सा चार्ट है आपको यही नहीं पता कि वो चार्ट कौन सा है। तो सबसे पहले आपको वहां पे ये लिखना है कि ये बार चार्ट है और कौन सा बार चार्ट है, वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल है। ये आप अगर उसमें लिख दोगे तो वो थोड़ा सा और इम्प्रेसिव लगेगा, इससे आपकी एक वोकैबुलरी भी उसमें ऐड हो जाएगी। सेकेंड थिंग इज, मैंने आपको बताया है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या होता है मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहले इंट्रो होता है एंड देन ओवरव्यू होता है एंड देन BP1 एंड BP2। ओवरव्यू क्या होता है इसमें गाइस? सबसे पहले इंटरव्यू तो वो होता है कि जो हमें इंट्रोडक्शन में वो होता है जो हमें क्वेश्चन में दिया होता है, हमने उसे समझना है और उस क्वेश्चन को हमें उसमें लिखना है कि ये चीज हमने इस तरह समझी है या हमें ये चीज दे रखी है, क्योंकि हमें उसमें अपना ओपिनियन तो देना ही नहीं है, हमें सब कुछ हमारे सामने है, हमने सिर्फ उसको वर्ड्स में लिखना है। इसलिए हमने वो चीज जो हमें दी गई है उसको इंट्रोडक्शन में वर्ड्स में लिखना है, जो कि हमें न्यूमेरिक में दिया होगा या फिर जिस भी वे में हमें उन्होंने दे रखा है, ठीक है ना। एंड देन वी नीड टू यूज एंड राइट ओवरव्यू। ओवरव्यू क्या होता है कि आपने बार चार्ट, आपके सामने क्वेश्चन पेपर आया, आपने एक फटाफट नजर मारी उसके ऊपर कि ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है और ये इसका वीकेस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट सॉरी। तो आपको आपके अपने ओवरव्यू में ये मेंशन करना है कि ये हाईएस्ट था इस ईयर में, ये लोएस्ट था इस ईयर में, और आपको सिर्फ यही चीजें मेंशन करनी है और ये भी 1 सेंटेंस में ही कंप्लीट करना है। इंट्रोडक्शन भी 1 सेंटेंस में ही कंप्लीट करना है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है टास्क 1 में। टास्क 1 में ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन कभी भी ये मत सोचना कि आप एक सेंटेंस के अदर जाओ, क्योंकि टास्क 1 का जो ओवरव्यू है वो बहुत छोटा होता है, जिसको आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इजीली लिख सकते हो। तो इसलिए आपको एक सेंटेंस की ही नीड होगी वहां पर और आपको लिखना भी एक ही सेंटेंस है, अदरवाइज आपका स्ट्रक्चर आई थिंक बिगड़ सकता है, क्योंकि अगर आप दूसरा सेंटेंस राइट करोगे वहां पर तो डेफिनेटली आपका ओवरव्यू का साइज बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से BP और BP1 और BP2 का छोटा हो जाएगा। तो आपको सारा डाटा नहीं लिखना ओवरव्यू में, सिर्फ हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट लिखना है। BP1 और BP2 में आपको पूरा डाटा लिखना है जो उन्होंने दे रखा है हमें। एंड देन वी नीड टू स्टार्ट विद पैराफ्रेजिंग। जब भी हम अपना इंट्रोडक्शन लिखना शुरू करते हैं, जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, हमने एज इट इज उठा के नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है, पैराफ्रेजिंग करके लिखना है। अब पैराफ्रेजिंग होती क्या गाइस? जो उन्होंने हमें वहां पे वर्ड्स दिए हुए हैं, हमें एग्जैक्ट मीनिंग वाले ही वहां पर दूसरे वर्ड यूज करने हैं, बट
डोंट यूज पैराफ्रेज एवरी सिंगल वर्ड, डोंट बी यूज। अगर आप हर सिंगल वर्ड को पैराफ्रेज करोगे तो इससे आपका इंट्रो बिल्कुल खराब हो जाएगा और आपकी सेंस नहीं बनेगी। तो इसलिए आपको कोई भी हर सिंगल वर्ड नहीं पैराफ्रेज करना, बट जिसकी आपके अंदर सेंस है कि आप उसको पैराफ्रेज कर सकते हो, आपको ये करना है कि 70% यू नीड टू डू पैराफ्रेजिंग। आपको 70% पैराफ्रेज करना चाहिए, 30% अगर नहीं करोगे तो वो चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या जरूरत पड़ेगी, यूज न्यूमेरिक डेटा एंड एक्सप्लेन इन डिटेल्स। आपको राइटिंग टास्क 1 में जब आप अपना BP1, BP2 या फिर इंट्रोडक्शन या फिर ओवरव्यू जब भी आप मेंशन करोगे, राइट करोगे आपके आंसर शीट पे, तो आपको इस चीज की जरूरत होगी कि आपको न्यूमेरिक जो डाटा दिया हुआ है आप उसको न्यूमेरिक डाटा में लिखने की कोशिश करो या फिर उसको वर्ड्स में लिखो। अगर आपको न्यूमेरिक में गिवन है तो आपको उसको वर्ड्स में लिखना है, और हो सके तो न्यूमेरिक जो डाटा आपका है ना उसको मतलब इतना ज्यादा लेंथी मत कर दो कि जिसकी वजह से आपकी वर्ड्स लिमिट्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। आपको यहाँ पे वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, डोंट बी क्रॉस 160 to 170। वैसे तो हमें 150 वर्ड्स दिए होते हैं, बट हमें 180 के बिटवीन ही रहना है। वैसे आप कोशिश करना 160 और 170 के बीच ही लिखना, 180 तक ना पहुंचो। और अगर 150 से लेस हुए आपके वर्ड काउंट जो होंगे तो भी आपको इसमें स्कोर नहीं मिलेगा। और आपने ये कैसे चेक करना है कि आपकी वर्ड लिमिट क्या हुई, आपको हर सिंगल लाइन काउंट नहीं करनी है, आपको एक लाइन में काउंट करना है आपने कितने वर्ड लिखे हैं और उसके अकॉर्डिंग मल्टीपल कर लेना है। एंड देन यू नीड टू जज कि आपने कितने वर्ड का जो टास्क है आपने कर दिया है। आपका अगर 180 से अबव जाएगा तो भी आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, अगर 150 से कम रहा तो भी आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अब आपको हर डाटा जो भी आपको वहां पे दिया गया है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। डिटेल में क्यों एक्सप्लेन करना है, ताकि हम उन्हें बता सके कि हमें ये चीज आपने ऐसे प्रोवाइड करवाई है और ये ऐसे हो रही है। मतलब जो भी डाटा हमें गिवन है मतलब तो हमें उसको ही एक्सप्लेन करना है, न्यूमेरिक डाटा यूज करना है और उसको एक्सप्लेन करते हुए चलना है। वोकैब का मतलब क्या है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट इज वोकैब, वोकैबुलरी। अब इसमें वोकैबुलरी कौन सी होती है, इसमें वोकैबुलरी वो होगी जो बार ग्राफ से रिलेटेड होगी। बार ग्राफ से रिलेटेड वोकैबुलरी कौन सी होती है गाइस, इसमें होगी इंक्रीज, डिक्रीज, ग्रेजुअली इंक्रीज, लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, पीक पॉइंट। ये इस तरह की जो है वो वोकैबुलरी होती है जो बार चार्ट में यूज की जाती है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज डोंट गिव योर ओन ओपिनियन। डोंट गिव, आपको अपना ओपिनियन नहीं देना है टास्क 1 में। मैंने आपको बताया है कि उन्होंने हमसे हमारा ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं मांगा है। अगर हम अपना ओपिनियन देंगे तो वहां पर हमारा स्कोर डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमारे सामने पहले ही क्वेश्चन पेपर में लिख दिया है कि ये चीज है, आपको इसको राइट डाउन करना है। तो हमसे उन्होंने ये नहीं कहा कि आप अपना ओपिनियन रखें वहां पे, आपको सिर्फ जो चीज आपके सामने पड़ी है आपको उसको एक्सप्लेन करना है इन वर्ड्स में और डिटेल में एक्सप्लेन करना है। एंड देन वी नीड टू यूज ग्रामर। विच काइंड ऑफ ग्रामर वी नीड टू यूज इन टास्क 1, मैंने आपको बताया है टेंस के अकॉर्डिंग और डेट्स के अकॉर्डिंग ही हम ग्रामर यूज करते हैं टास्क 1 में। और सबसे जरूरी ये होगा कि पैसिव वॉइस हम यूज करें। मैंने आपको पहले भी बताया जो किस तरह के टेंसेस हमें यूज करने हैं टास्क 1 में, उस वीडियो में, उसमें भी मैंने आपको बताया था पैसिव वॉइस इज मैंडेटरी। विदाउट पैसिव वॉइस यू डू नॉट एक्सप्लेन योर डाटा। सो आपको जरूरत है कि पैसिव वॉइस को जरूर, पैसिव वॉइस में ही आप अपने टास्क को एक्सप्लेन करें। और अदरवाइज आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट जो है उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने टेंसेस जो है एक्सप्लेन कर, सेंटेंसेस जो है एक्सप्लेन करने हैं उस फॉर्म में जो आपको गिवन है। अगर गाइज वीडियोस यूजफुल लगी हो, अगर समझ आई हो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।